अच्छा, क्लास से ज़रा हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस हो गया, स्पेन हो गया, स्पेन की टाइप्स हो गई, ये हम कर चुके हैं। अब हम ज़रा देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है। जी। अ, ये आज हम जो है ना, ये एक खास टॉपिक पढ़ेंगे और ये मैकेनिकल मटेरियल का ही टॉपिक है, प्योर। इसके अलावा आपको शायद ही कहीं इसका जिक्र मिले। वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आती क्या क्या चीज़ है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आती क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम जरा जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक खास टेस्ट पढ़ते हैं जो कि बहुत पुराना टेस्ट है, मैकेनिकल के अंदर आता है और किसी हद तक सिविल वाले भी इसे परफॉर्म करते हैं कंक्रीट वगैरह पे, और वो है टेंसाइल या टेंशन टेस्ट। अब आपको पता है कि टेंसाइल वो होता है कि अगर मेरे पास एक मटेरियल है, इसको मैं इस तरह पुल करूं, तो ये फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस हैं। ठीक है। वैसे तो ये एरिया पे नॉर्मल है, इसलिए नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स में भी क्योंकि ये अवे फ्रॉम द बॉडी है, पुल हो रहा है, तो ये टेंसाइल टेंसाइल फोर्स कहलाती है। तो तो वो टेस्ट जिसमें हम मटेरियल को इस तरह टेंसाइल करते हैं, अप्लाई करते हैं फोर्स, उसको टेंशन या टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। और हम उस वक्त तक करते हैं इसको जब तक कि मटेरियल ब्रेक आउट नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता, फ्रैक्चर नहीं हो जाता। उस वक्त तक हम इसको करते रहते हैं। अच्छा, और अगर फर्ज करो आपके पास एक स्पेसिमेन है और आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो इस कंप्रेशन या कंप्रेसिव टेस्ट कहते हैं। तो the strength of material depends on its ability to sustain a load without undue deformation or failure। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब ये कि वो फेलियर को बर्दाश्त कब तक कर सकता है, डिफॉर्मेशन हुए बगैर, अनड्यू डिफॉर्मेशन हुए बगैर। तो इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है जी? एक टेंसाइल टेस्ट मशीन होती है, जैसे ये मशीन है। इसमें आप स्पेसिमेन को यहाँ लगाते हैं और ये अंदर जो है ना, ये छोटा सा ये स्पेसिमेन है,
फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसमें टेंसाइल फोर्स लगेगी, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी उसके नतीजे में, फोर्स के नतीजे में। और ये वाला जो मटेरियल है ये अंडर टेंशन आ जाएगा। और उस जब ये अंडर टेंशन आएगा तो उस वक्त हम एक ग्राफ बनाते हैं साथ ही। और वो ग्राफ क्या होता है? वो ग्राफ होता है इन बिटवीन टू थिंग्स। एक ये कि आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन आ रही होती है और वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस आ रही होती है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है। ये ग्राफ उस बिहेवियर को शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप वो कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, तो पहले मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म होगा इस यहाँ तक, इस पॉइंट तक। सबसे पहले प्रोपोर्शनल पॉइंट आएगा, प्रोपोर्शनल के बाद इलास्टिक आएगा, उसके बाद यील्ड आएगा। और इलास्टिक और यील्ड तकरीबन करीब करीब होते हैं, तो इसको एक ही पॉइंट भी लिया जा सकता है, खासतौर पर जिस लेवल तक आप पढ़ रहे हैं उसमें लिया जा सकता है। उसके बाद कुछ मटेरियल में डायरेक्ट स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है, कुछ में ये यील्डिंग का कुछ पीरियड होता है जैसे इसमें शो किया है। और उसके बाद फिर एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आती है। उसके बाद नेकिंग होती है, यानी उसका एरिया कम होता जाता है और आखिर में फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जूम है, मैं यहाँ समझाता हूँ। अच्छा, लेकिन इस पे आने से पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन कहते हैं जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस तो नहीं कहना चाहिए, जो आप डिवाइसेस के अंदर, गेजेस के अंदर फिक्स करते हैं ना, उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं। और उस स्पेसिमेन के किसी भी मटेरियल का हो सकता है वो। फर्स्ट करो 4 मटेरियल हमें टेस्ट करने हैं, तो पहले एक मटेरियल का हम यहाँ लगाएंगे, उस पर टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, फिर उसको रिमूव करके दूसरा लगाएंगे, दूसरे परफॉर्म कर लेंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, तीसरे को परफॉर्म कर लेंगे, चौथा लगाएंगे। और हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ट्रेन करेंगे। तो अब जरा मैं बड़े आराम से बताता हूँ आपको कि ये एक फिगर है। ये फिगर जो शो की गई है इसमें फर्ज करें ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है 2 इंच, इसको हम एज ए ओरिजिनल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। ये ओरिजिनल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। इसका डायमीटर 0.5 मीटर है, इंच है। तो ये वाली लेंथ जो है, इस लेंथ को ए नॉट को, सॉरी एल नॉट को गेज लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गेज लेंथ। तो इसको आपने क्लेम कर लिया दो एंड के दरमियान मशीन के। और उसके बाद फिर आपने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाई। टेंसाइल फोर्स के नतीजे में टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी। टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से ये चीज डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। जब ये डिफॉर्म हो जाएगी, ये देखें, ये यहाँ से इसमें दिखाया है, इसके ऊपर एक गेज लगाई है, स्ट्रेन गेज। ये एक इलेक्ट्रिकली, ये स्ट्रेन को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हम मदद लेते हैं, इलेक्ट्रिकल की मदद लेते हैं। और वो होता है ये स्ट्रेन गेजेस। ये हम उसके साथ लगाते हैं वो जो ये एक स्ट्रेन स्ट्रिप दिखाई है, स्ट्रेन गेज ना। इसमें एक जब फोर्स लगेगी तो इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। और वो प्रोपोर्शनल एक मतलब खास रिलेशन रखता है स्ट्रेन के साथ। तो वहां से हम मेजर कर सकते हैं कि अगर इतनी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, उसका मतलब ये है कि इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। तो अच्छा, ये जो मशीन जो होती है, मैकेनिकल मशीन जिस पे हम ये करते हैं, उसको टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। और उस मशीन का दूसरा नाम एक्सटेंसोमीटर भी है, जो इलांगेशन मेजर करता है ना। मैंने क्या बताया, मैं रिपीट करता हूँ। एक स्पेसिमेन होता है, जैसे ये एक स्पेसिमेन आपको नजर आ रहा है, उसके दरमियान दो मार्क पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है वो ओरिजिनल लेंथ
एल नॉट कंसिडर होती है, और उसका उसको कहते हैं हम गेज लेंथ, एल नॉट। ये ओरिजिनल मैंने इसलिए कहा कि ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से पहले ये लेंथ है। ऑफ कोर्स जब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी तो ये थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, और जो लेंथ बढ़ेगी उसकी वजह से स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, और ये वाला डाया थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये भी, ये जो डाया कम हुआ है ये भी नॉर्मल स्ट्रेन है, बट ये लेटरल डायरेक्शन में है। ये एक्सियल डायरेक्शन है, ये लेटरल डायरेक्शन है, तो लेटरल डायरेक्शन में हुई है प्रोड्यूस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन जाता है ये। अच्छा, ये बनता कैसे है कि अगर फर्ज करो, मैं यहाँ दोबारा एक स्पेसिमेन ले लेता हूँ। ये स्पेसिमेन है, इसमें हमने शुरू की एक फोर्स पी लगाना, लोड पी लगाना शुरू किया। जब जैसे जैसे हम ये लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाला ग्राफ जनरेट होता जाएगा। आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है जनरेट। पहले कुछ पे जो है ना वो ट्रेसर होता था, और ग्राफ पेपर हम रोल ड्रम के ऊपर लगाते थे, तो वो ड्रम आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जाता था, रोटेट, और ट्रेसर जो है वो आगे मूव करता जाता था, जिसके नतीजे में ये इसी तरह का एक ग्राफ बन जाता था। लेकिन आपके पास जो यहाँ यूनिवर्सिटी मौजूद है वो लेटेस्ट मशीनरी है, क्योंकि ये 2016 या इसके बाद परचेज हुई है, तो वो बहुत लेटेस्ट मशीनरी है। उसमें ये आपको आई थिंक डिजिटली मिल जाता है। तो वैसे ये मशीनरी सिविल डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। तो आपकी जिस वक्त ये लैब हो, शायद ये नेक्स्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि एक ही अब लैब है और वो MM2 के साथ है, तो उसमें आप ये परफॉर्म करेंगे। बहरहाल जैसे ही मैंने फोर्स लगाई, ये यहाँ ये एक ग्राफ बनना शुरू हो जाता है, और सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। पहला पॉइंट क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो इलास्टिक लिमिट। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो यील्ड स्ट्रेस पॉइंट है। उसके बाद जो पॉइंट आता है जो सबसे इधर मैक्सिमम, जहाँ स्ट्रेस की वैल्यू सबसे मैक्सिमम पहुंच जाती है, उसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, यही स्ट्रेंथ है रियल की, ये वाला पॉइंट टेंसाइल के केस में। और फ्रैक्चर स्ट्रेस जो है ये, उसके बाद फिर मटेरियल में क्या होता है कि असल में होगा क्या, मैं जरा ना ये आपको स्पेसिमेन जो है इसी के ऊपर जरा ड्रा करके दिखा देता हूँ। जिस वक्त आप फोर्स लगाएंगे ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मजीद आप फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये मटेरियल कोई इस तरह करके ना डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। आप फर्दर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि जो दरमियान वाला ये वाला मटेरियल, ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह जो है, इसका एरिया बिल्कुल कम होते होते बिल्कुल, ये नेकिंग, इस एरिया को जो नेक बन जाती है, गर्दन बन जाती है छोटी सी, और आखिर में ये यहाँ से आखिर में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो नेकिंग जो होता है, यानी ये जो एरिया कम समाल होना शुरू हुआ है, और अप टू, यानी यूटीएस से लेके अप टू फ्रैक्चर स्ट्रेस तक जो है, इसके दौरान ये हो रही होती है, और इस फिनोमिना को हम नेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेकिंग। तो इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे प्रोपोर्शनल है, यील्ड स्ट्रेस पॉइंट है, यूटीएस है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ये तमाम के तमाम डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होंगे। अगर मैं स्टील यूज कर रहा हूँ, तो स्टील के लिए मैंने लिया है, जैसे स्टील है, स्टील के लिए मैंने किया है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर मैं स्टील की जगह जिंक ले लेता हूँ, उसके लिए ग्राफ तो बनेगा लेकिन वो कुछ और होगा। दूसरे अल्फाज में, हर यूनिक मटेरियल के लिए ग्राफ यूनिक होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट एंड फ्रैक्चर स्ट्रेस पॉइंट, ये तमाम की तमाम पॉइंट्स जो हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या है ये? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। अच्छा, अब ये पता चल गया कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और चैप्टर का नाम भी यही था, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक स्पेसिमेन होता है, जैसे ये रेड वाला स्पेसिमेन है, उस पर आपने शुरू में रेड में एक फोर्स पी लगाई, और ये कंटिन्यूसली आप लगाई जा रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ाई जा रही है। ये स्ट्रेस बढ़ने की का मतलब ये है कि आप ये लोड जो फोर्स अप्लाई की है ये बढ़ाई जा रहे हैं। तो जब भी आप ये बढ़ाई जाते हैं तो फिर साथ साथ आपकी स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती है।
हॉरिजॉन्टल पे। तो ये आपके पास एक ग्राफ मिल जाता है। स्पेसिमैन में आपने ये लगाया, वो स्पेसिमैन की वैल्यू पहले ये येलो जैसी हुई, फिर ग्रीन जैसी, और फिर आखिर में ये जैसे मैंने नेकिंग शो की है कि यहाँ नेकिंग आती है और फिर आखिर में ब्रेक हो जाता है। ये सेंटर वाला पॉइंट जो है यहाँ से। तो जिस वक्त हम शुरू में ओरिजिन पे थे, कोई फोर्स नहीं अप्लाई की थी, उस वक्त हम यहाँ इस पॉइंट पे थे ओरिजिन पे, हमने फोर्स लगाई, तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन आना शुरू हुई। लेकिन वो डिफॉर्मेशन ऐसी थी कि अगर आप मटेरियल को छोड़ दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट को हासिल कर लेता है। और ये होता है अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, ये वाला पॉइंट इलास्टिक लिमिट। तो अप टू इलास्टिक लिमिट जो बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर क्या है कि अगर आप मटेरियल पे फोर्स लगाना छोड़ दें तो वो ओरिजिनल शेप को गेन कर ले। आपने फोर्स लगाई, इलास्टिक लिमिट के अंदर थे, आपने छोड़ी तो वो वापस उसने ओरिजिनल शेप गेन कर ली। यहाँ मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो हर जगह आपने नहीं बतानी, ये सिर्फ पहले लेक्चर के लिए एग्जांपल है। वो ये है कि आपने देखा होगा हमारे पास अगर प्लास्टिक या रबड़ होती है, हम उसको इस तरह इलांगेट करें, अगर हम इसको इलांगेट करें तो वो बढ़ती जाती है, और जैसे ही छोड़ें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है। तो ये जो बिहेवियर होता है कि वापस वो ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है, इसको कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। और जिस लिमिट रीजन में ये होता है उसको इलास्टिक रीजन कहते हैं। तो आपने फोर्स लगाई या ये कह लें स्ट्रेस लगाई, स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हुई, इन दोनों के दरमियान जब तक एक लीनियर रिलेशन रहता है उस पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। ये पॉइंट अगर मैं इसको फर्दर जूम करूं तो शायद, जी आप ये देखेंगे कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान लीनियर रिलेशन है, और ये है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन अगर आप देखें प्रोपोर्शनल लिमिट से इस इलास्टिक लिमिट तक, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। तो जो ये रेशो होती है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, उसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस, और उसको शो करते हैं ई से। क्या कहते हैं उसको? यंग मॉडुलस, और उसको शो करते हैं ई से। तो स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन की रेशो है, इसको ई, और ये है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये नॉन लीनियर है। इसमें आपका हुक्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। ये यंग मॉडुलस वाला, ये वाला जो रिलेशन है उसको हुक्स लॉ कहते हैं। अच्छा बच्चे, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये हुक्स लॉ तो है, लेकिन ये वन डायमेंशन में है। ठीक है, एक डायमेंशनल हुक्स लॉ है, एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, जो हम अभी स्टडी करें बेसिक्स में। वैसे इसका जनरलाइज भी होता है हुक्स लॉ, वो हम MM2 में पढ़ेंगे। वो 3D होता है जनरलाइज। लेकिन जहां तक 2D की बात है उस वक्त, सॉरी 1D की बात है, 1D की, तो यंग मॉडुलस E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन होता है। और ये होल्ड करता है रिलेशन फ्रॉम ओरिजिन टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो दिस हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक हो गया।
इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो कि प्रोपोर्शनल से इलास्टिक है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक जहाँ मेरा कर्सर है, अगर आप मटेरियल को फोर्स लगाना छोड़ दें, उसको आज़ाद कर दें, तो वो अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, शेप ओरिजिनल आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बाद छोड़ते नहीं बल्कि मजीद फोर्स लगाते हैं, मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो वो यहाँ यील्ड स्ट्रेस पॉइंट पे चला जाएगा। इसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि इसके बाद आप जो कर रहे हैं वो चीज परमानेंटली डिफॉर्म होने की तरफ चली जाती है। तो ये जो है ये ऑनसेट ऑफ यील्डिंग है, ऑनसेट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है एट यील्ड पॉइंट। इसमें होता यह है कि अगर आप यहाँ तक ले आए, फिर मटेरियल को छोड़ेंगे, मटेरियल कुछ हिस्सा तो वापस गेन कर लेगा, लेकिन वो कभी भी ओरिजिन पे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ इस जगह कहीं कहीं इस जगह चला जाएगा। तो ये वाला जो ओरिजिन से जितना ये ऑफसेट हुआ है, ये उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई है। ये क्यों था? इसलिए था कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से आगे उसको ले गए हैं डिफॉर्म करते हुए, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई है। जी, उसके बाद आप फोर्स, अच्छा किसी में ये यील्ड पॉइंट मल्टीपल होते हैं, तो आप सिर्फ अपर यील्ड पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। लोअर यील्ड पॉइंट आने की वजह ये होती है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है, आपने अगर इंडस्ट्रियल मटेरियल पढ़ी है या इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, बीबी ग्रेन्स ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ग्रेन आपस में कैसे है, किस पॉइंट पे, कहाँ, वहीं वहां कहीं कंटेमिनेशन या कोई एलाइशें या कोई दूसरे इम्प्योरिटीज तो नहीं है। अब जितनी स्ट्रेस स्टील मेयर कर सकता है, बाकी मटेरियल उतनी नहीं कर सकते, इसलिए मल्टीपल जो है वो पॉइंट वहां आ सकते हैं, या माइक्रो क्रैक कहीं मौजूद था ऑलरेडी, उस वजह से भी फेलियर आ सकते हैं। अच्छा जी, इलास्टिक यील्ड पॉइंट से आगे जब जाते हैं, तो यील्ड पॉइंट से लेके इधर फ्रैक्चर तक ये जितना भी है, ये पूरा रीजन, इसको कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इसके अंदर फर्दर कई हिस्से आ जाते हैं। पहला तो ये यील्ड वाला हिस्सा आ जाता है, यील्डिंग वाला। ये यहाँ इसने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाया हुआ है, अदरवाइज ये एक पॉइंट के करीब ही होता है, या थोड़ा एक या दो पॉइंट्स, कुछ है मटेरियल जिसमें 15 पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा एरिया होता है ये यील्डिंग। लेकिन ये एरिया काफी ज्यादा होता है स्ट्रेनिंग 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 ये वाले एरिया में, स्ट्रेन हार्डनिंग एरिया में, स्ट्रेनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग एरिया में हो क्या रहा होता है? उसमें हो ये रहा होता है कि आप जैसे जैसे फोर्स लगा रहे हैं, मटेरियल उतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, उसके डाया के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, मटेरियल के डाया के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी यानी वो ये तो उसने चेंज किया, ये वाली डायमेंशन में थोड़ी चेंजेस तो हुई, लेकिन फर्दर ये यूनिफॉर्मली हुई, लेकिन फर्दर वो इस तरह नेकिंग जो होना ये नहीं होता, ये उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो रेजिस्ट कर रहा होता है। जितना ज्यादा वो रेजिस्ट करता जाता है, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग होती जाती है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट से फर्ज करें, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ आने के बाद उस मटेरियल में से फोर्स निकाल दूं, फोर्स हटा दूं, अगर मैं फोर्स हटा दूं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर ये होगा कि अगर फर्ज करो इस पॉइंट से मैं फोर्स हटा रहा हूँ, तो ये इस तरह रीगेन कर लेगा शेप, ये वाला परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी, और ये इसका इलास्टिक पार्ट जो है वो वापस ये कर देगा। लेकिन अगर फर्स्ट मैं मजीद फोर्स लगाता जाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वो सबसे ज्यादा रेजिस्ट कर रहा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस को सबसे ज्यादा बियर कर रहा होगा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट। इसके बाद भी आप मटेरियल पे अगर फोर्स लगाई जा रहे हैं, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आपका ये वाला एक एक खास जगह से वो नेकिंग होना शुरू हो जाती है, डाया एक
यूनिफॉर्मली कम होने के बजाय एक खास पॉइंट से कम होना शुरू हो जाता है, तो इसको नेकिंग कहते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास, हाँ ये वाली अगर डायग्राम आप देखें तो ये नेकिंग की बड़ी अच्छी इसने दिखाई है डायग्राम। यूटीएस के बाद ये वाला फिनोमेना शुरू हो जाता है। ये इस पॉइंट से, जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसका डाया कम होना शुरू हो गया है और एक नेक बनना शुरू हो गया, इस प्रोसेस को नेकिंग कहते हैं। और ये यूटीएस के बाद शुरू होता है। आप मजीद अगर फोर्स लगाई जाएंगे तो फिर अल्टीमेट वो फेलियर ऑफ मटेरियल हो जाएगा। ठीक हो गया? तो सर इसमें इसकी लेंथ लेंथ भी तो बढ़ जाएगी जब ये नेकिंग का प्रोसेस जी होगा। जी वो, हाँ लेंथ आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैं अभी आपको आंसर देता हूँ। लेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब इसकी लेंथ बढ़ी तो क्या हुआ? हुआ ये कि अगर आप डेफिनेशन अप्लाई करें, चेंज, जो बढ़ के लेंथ है वो माइनस ओरिजिनल लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये क्या डेफिनेशन है? इट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन। तो यहाँ ये जो शो कर रहा है एप्सिलॉन, ये हर पॉइंट पे यही शो कर रहा है। तो भाई इसकी एप्सिलॉन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ मूव कर रहे हैं, फोर्स ज्यादा लगाई जा रही है, आपका एप्सिलॉन बढ़ रहा है, एप्सिलॉन बढ़ रहा है। तो ये जो एप्सिलॉन है, इसके अंदर ये वाली चीज आ गई है जो आपने कहा। ठीक हो गया? अच्छा, ये करते करते आखिर में क्या होगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा इस पॉइंट पे और फेलियर आ जाएगा। ये वाला ग्राफ जिसमें ये डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, यील्ड पॉइंट, यूटीएस, फ्रैक्चर पॉइंट, इसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है? डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसमें ये डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, यूटीएस, फ्रैक्चर पॉइंट अलग अलग आते हैं। लेकिन अगर एक मटेरियल ऐसा है जिसमें, जिसका ग्राफ बस इस तरह बनता है और उसके बाद वो बस फ्रैक्चर हो जाता है, ये वाला होता है मटेरियल ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल में आपको कोई पता नहीं चलता कि कहाँ जाके यील्ड स्ट्रेस पॉइंट आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, यील्ड स्ट्रेस को हम इस तरह लिखते हैं, सिग्मा वाई। यील्ड स्ट्रेस को सिग्मा वाई लिखते हैं। ठीक हो गया? और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में मैंने जब आपको बताया था तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस, वो इस वजह से कि 90% एप्लीकेशन, 90% से ज्यादा एप्लीकेशन इंजीनियरिंग की जो है वो यील्ड स्ट्रेस के अंदर अंदर रहते हुए हैं। अब उससे बयान नहीं जाते, उसके अंदर रहते हैं। तो बहरहाल ये यील्ड स्ट्रेस पॉइंट याद रखेंगे हम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जब प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम ये जिक्र करेंगे। अच्छा, ये वाला ग्राफ जो है जिसमें डिफरेंट प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, यूटीएस पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट अलग अलग डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, वो होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। किस मटेरियल के लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। और ये वाला जिसमें डिस्टिंग्विश नहीं होता, ये कौन सा है? ये ब्रिटल मटेरियल के लिए। अच्छा, ब्रिटल मटेरियल अगर ऐसा हो, उसके लिए एक मेथड होता है यील्ड स्ट्रेस निकालने का, यील्ड पॉइंट निकालने का। वो क्या होता है? उसे कहते हैं ऑफसेट मेथड। वो ये होता है कि आप यहाँ स्ट्रेन, क्योंकि इस एक्सिस पे स्ट्रेन होती है, आप यहाँ 0.002 ऑफ स्ट्रेन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और इस एक्सिस के जो स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल एक एक्सिस खींच देते हैं। और ये थोड़ी सी मुझसे जो है ना, वो मुझसे ये ड्रा सही नहीं हुई, मैं दोबारा इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। जी, इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस आप इस तरह ड्रा करते हैं। ये वाली, इस मेथड को कहते हैं ऑफसेट मेथड। और इस, ये वाली जो पैरेलल एक्सिस है, ये ओरिजिनल ग्राफ को, नीले वाले को जहां कट करती है, इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यील्ड पॉइंट वाई। डक्टाइल मटेरियल के अंदर 30% तक
इलोंगेशन देखी जाती है। इसी तरह एरिया रिडक्शन भी काफी ज्यादा होता है। एरिया रिडक्शन, क्योंकि यहाँ ये नेकिंग होगी वहाँ एरिया कम हो जाएगा ना, तो उसको एरिया रिडक्शन कहते हैं। एरिया रिडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए 30% ऑफ लॉन्गेशन होती है लेंथ में, ठीक है। और एरिया रिडक्शन भी सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंटली होता है, मतलब एक खास वैल्यू होती है, सिग्निफिकेंट होती है, ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन ब्रिटल की अगर बात की जाए उसमें ना तो ये सिग्निफिकेंट होता है, मतलब ये शायद 10% से भी कम हो, और इसी तरह एरिया रिडक्शन भी कम होती है, बस वो ब्रेक हो जाता है। जैसे आप चाक को लें, चाक देखा हुआ है, चाक को अगर आप इस तरह टेंसाइल फोर्स लगाएं वो फौरन ब्रेक कर जाएगा। और उसमें एरिया रिडक्शन इस तरह जैसे मैं नेकिंग बताया है उसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, तो वो बेटर मटेरियल होता है। मेरे ख्याल से आज के लिए ये काफ़ी है। अलबत्ता आपकी क्वेश्चनिंग को मैं लाजमी एड्रेस करूंगा और आप लाजमी क्वेश्चन करें, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है और बेस है आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, ये मैकेनिज्म मटेरियल की जान है समझे। तो आपने सिर्फ इसी सब्जेक्ट में ये जिक्र पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। सर जी, आपने कहा था कि यूटीएस से अगर हम पीछे अगर फोर्स लगाना बंद कर दें तो जो मटेरियल है वो वापस सर आना शुरू कर देगा। तो सर इसका हाँ, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होती है तो उसमें इलास्टिक रीजन भी शामिल होगा इसका मतलब। शामिल होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे कि इलास्टिक भी शामिल होता है। इस वजह से जो इलास्टिक वाला हिस्सा होता है वो वापस रिटर्न कर जाता है, और जो प्लास्टिक वाला हिस्सा होता है वो फंसता है। जी सही समझे हैं, बिल्कुल यही कंसेप्ट है। ठीक है। जी बच्चे, किसी और का? सर नेकिंग नीचे वाले हिस्से से बच्चे शुरू होगी या ये ऊपर नीचे यूनिफॉर्मली दोनों से दोनों ही साइड होगी? होती है। मतलब फिजिकली अगर देखा जाए, फिजिकली अगर हम मटेरियल को देखें तो वो ये देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से है, ठीक है ना। और मतलब अगर मटेरियल यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मली होगी दोनों साइड। ये देख रहे हैं आप, ये नेकिंग, ये नीचे देखें, ये थोड़ा सा ये बना हुआ है, ये नेकिंग होता है। ये यहाँ तो ये शो होगा, ठीक है। और अगर आप वो देखें, क्या कहते हैं अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे देखें, तो ये यहाँ से वैल्यू ये नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा बच्चे, एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, वो ये यूटीएस के बाद ये वाला नीचे आया है, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला नीचे वाला, दो ग्राफ है, एक ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नहीं, जो नीचे वाला ग्राफ है ना, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग या नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंजीनियरिंग या नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मैं लिख देता हूँ। इंजीनियरिंग और लिखना था उसको, इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक हो गया। इसमें होता यह है कि आपकी जो सिग्मा होती है वो होती है पी ओवर ए। आप यहाँ ए जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनल एरिया है। जब आप ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगी। उसके बाद क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है, ये देखें ना, ये पॉइंट्स पे देखें, स्ट्रेस की वैल्यू कम है, कम है, कम। स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है, ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ओरिजिनल एरिया पे डिवाइड करने की बजाय मैं इंस्टेंटेनियस एरिया पे पी ओवर इंस्टेंटेनियस पे डिवाइड करूँ, यानी उस इंस्टेंट पे एरिया कितना है, तो जैसे जैसे नेकिंग होगी, एरिया होता क्या है, यानी जिस तरह ये स्पेसिमेन जो एक पाइप की सूरत का है, रॉड की सूरत का है, इसका होता है पाई डी स्केयर बाई 4। अब डाया उसका चेंज हो रहा है। ओरिजिनली देखा जाए जैसे जैसे नेकिंग होगी, ये देखें बच्चे, जब नेकिंग होगी ये डाया कम हो जाएगा। इस डाया के कम होने से एरिया आपका स्केयर टाइम कम होगा, क्योंकि स्केयर का रिलेशन है एरिया के साथ। जब ये एरिया कम होगा तो नीचे वाली टर्म कम हो जाए तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा आती है। वो वाला ग्राफ जो ओरिजिनल से किया, इसको हम कहते हैं टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। इसको कहते हैं, ये ऊपर वाला जो है इसको क्या कहते हैं, टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
लेकिन ये मेजर करना एरिया बड़ा, इसके लिए बड़ा सेंसिटिव आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए और बड़ा हाई लेवल का प्रिसाइज चाहिए, और वो रिसर्च लेवल पे तो ठीक है, लेकिन आपका जो लेवल है बीएससी का लेवल, उस पे ये बियॉन्ड द स्कोप है। लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि जब ओरिजिनल एरिया डिवाइड करें तो फ्रूट स्ट्रक्चरिंग करवाता है। हमारी एप्लीकेशन जो होती हैं, हमने जो काम करना होता है, उसके लिए इंजीनियरिंग वाला ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इनफ है, इसीलिए इसका नाम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रखा गया है। इसमें हम डिवाइड कर रहे होते हैं ओरिजिनल एरिया से, चाहे एरिया एट दी मोमेंट कम भी हो गया फिर भी हम ओरिजिनल एरिया से ही करेंगे। जी बच्चे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर जी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना अच्छा कुछ। ठीक है, ये मैं उस पर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी बच्चे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन हो बच्चे? कोई क्वेश्चन नहीं है? चले फिर ऐसे करें ये बच्चे, ये दो ग्राफ ना ब्रिटल के लिए और डक्टाइल के लिए, ये दो ग्राफ अपने तौर पे ड्रा कर लें आप अपने पास, और उस पर डिफरेंट पॉइंट्स को ना वो शो कर दें। सर जी जी, ये इंजीनियरिंग एंड नॉमिनल स्ट्रेन कर्व ये तो समझा दें, ये समझ नहीं है। बच्चे बात ये है कि जो आपका वो है ना, कहते हैं स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर एरिया। अगर हम इस एरिया में जो चेंज आया वक्त के साथ, नेकिंग जो हुई चेंज आया, तो हम वो कंसिडर नहीं कर रहे। जो ओरिजिनल में एरिया था उसी से डिवाइड किए जाए फोर्स को, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको बस उसी से डिवाइड किए जाएं जो कि ओरिजिनल एरिया था, उसी से डिवाइड किए जाएं, तो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब हमने ड्राइव किससे किया? सिर्फ ओरिजिनल एरिया से। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस एरिया को मेजर करें और उस पे फोर्स को डिवाइड कर रहे हो, मतलब हमसे मुराद एक्सपेरिमेंट में ही ऐसे सेटअप हो, तो वो जो जनरेट करेगा ग्राफ, वो मशीन जो जनरेट करेगी ग्राफ, वो ये ऊपर वाला होगा। और इसको हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या कहते हैं? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो इसमें बच्चे समझ आ गए? कोई फर्दर पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है आपका। यानी जो हम कैलकुलेशन से ड्रा करते हैं वो तो नीचे वाला होगा, लेकिन जो मैकेनिकल मशीनरी के जरिए होता है वो ऊपर वाला होगा, ऐसे? नहीं बच्चे, दोनों मैकेनिकल मशीनरी ही ड्रा कर रहे हैं, पर मशीनरी के अंदर आप एरिया को इंस्टेंटेनियसली चेंज करने की ऑप्शन रखते हैं, और फिर मशीन जो ड्रा करती है वो ऊपर वाला कर रही होती है। ठीक है? सही। और अगर आपका उस मशीन में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंस्टेंटेनियसली एरिया मेजर करे, ड्रा मशीन ही करेगी। ठीक है बच्चे, मशीन ही करेगी, लेकिन उसमें ये कि एरिया मेजर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ ये जिस तरह हम फोर्स अप्लाई खुद करते हैं, ठीक है, फोर्स हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स तो बढ़ रही है, वो तो उसे पता चल रहा है मशीन को, लेकिन एरिया वो ओरिजिनल पे डिवाइड करे, तो फिर जो ग्राफ आएगा वो नीचे वाला आएगा, और इसको कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक। अच्छा, ये अगर हम पढ़ते हैं, दिस स्टील स्पेसिमेन क्लियरली शोज द नेकिंग दैट अकर्ड just before the specimen failed. This resulted in the formation of a cup cone shape at the fracture location.
विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। अगर आप ये देखें, ये खास किस्म की शेप बनी हुई है, ठीक है, कप एंड कोन, ठीक है, ये कप बना हुआ है, ये कोन बनी हुई है, कोन। तो ये डक्टाइल मटेरियल की खासियत है, किसकी? डक्टाइल मटेरियल की। तो ये आप जहन में रखें कि ये डक्टाइल मटेरियल की होती है। इस तरह आगे इसने ये कुछ ग्राफ ड्रा किए हुए हैं माइल्ड स्टील के लिए। अब आप खुद देखें कि ये इसने जो किया है, जो ये ड्रा किया हुआ है, ये बहुत जूम करके उसने किया हुआ है। इस तरफ ये जो KSI ये यूनिट है बच्चे स्ट्रेस का, और ये इंच पर इंच में लिया है। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपकी प्लास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, सॉरी, EPL प्रोपोर्शनल लिमिट है ये ना। प्रोपोर्शनल लिमिट पे जो स्ट्रेन होगी वो EPL कहलाएगी, और प्रोपोर्शनल लिमिट पे जो स्ट्रेस होगी वो EPL कहलाएगी। इसमें कितना है? 35 है ये KSI, 35 KSI है फॉर माइल्ड स्टील। अच्छा, इसमें आगे थोड़ा सा चलते हैं। जब यहाँ जाते हैं, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये वाला, ये अपर यील्ड पॉइंट, सिग्मा वाई यू अपर यील्ड पॉइंट है। फिर इसके बाद नीचे जब आते हैं तो ये लोअर यील्ड पॉइंट है, सिग्मा वाई एल 36। ये ग्राफ शो किया है जिसमें डिफरेंट मटेरियल दिखाए गए हैं। सॉफ्ट स्टील के लिए इस तरह ग्राफ बनता है, स्ट्रक्चर स्टील यहाँ तक जाती है, मशीन स्टील यहाँ तक जाती है, हार्ड स्टील यहाँ तक जाती है, और स्प्रिंग स्टील यहाँ तक जाती है। तो ये आप देखें, जैसे जैसे आप कार्बन के कंटेंट परसेंटेज में थोड़ी सी परसेंटेज में बढ़ा रहे हैं, तो उसकी ये बियरिंग कैपेसिटी सिग्मा वाली बढ़ रही है। ये मतलब एक फिनोमिना है, लेकिन साथ में उसका बिहेवियर देखा जाए तो ये डक्टाइल वाला है, वो ब्रिटल वाला आ रहा है। वैसे स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल है, स्टील डक्टाइल मटेरियल। ये सॉरी, ये इसने ना डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन इसने ना ये जस्ट वो शो किया है, सिर्फ ये वाला पार्ट शो किया है। आगे जो इसका यील्ड स्ट्रेस से आगे वाला जो पार्ट है, मतलब यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, नेकिंग, वो उसने यहाँ शो नहीं किया, वरना वो स्टील होता डक्टाइल मटेरियल है। परसेंटेज इलांगेशन LF माइनस L0, ये फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, ठीक है। सिग्मा F 38% है फॉर माइल्ड स्टील, तो ये डक्टाइल मटेरियल है। इसी तरह परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, इसकी बात की जाए तो इसका फार्मूला है A0 माइनस AF ओवर A0, क्योंकि इसमें ओरिजिनल एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगी, फाइनल एरिया कम है, डिवाइड बाई, तो ये एज टिपिकल वैल्यू ऑफ 60%, कितनी? 60% है। और ऑफसेट मेथड मैं बता चुका हूँ कि 0.022 या 0.2%, 0.2% स्ट्रेन या 0.022 स्ट्रेन पे आप एक लाइन सीधी खींचेंगे, वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट कहेंगे। और ये एल्यूमिनियम क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, सॉरी ब्रिटल मटेरियल है, उसके लिए हम ये करते हैं। एल्यूमिनियम ब्रिटल मटेरियल, उसके लिए हम ये करते हैं। रबड़ के लिए ये है, ग्रे कास्ट आयरन के लिए ये शेप है। अच्छा, ये जो इस तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड पे, इसका मतलब क्या है कि हमने उसका टेंसाइल करने की बजाय कंप्रेशन टेस्ट किया है। ये वाला जो आ रहा है यानी इसको कंप्रेस किया है आपने। ये स्टील का उन्होंने दिखाया, ये सिविल वाले वैसे करते हैं नॉर्मली ना, स्टील कंक्रीट में अपना कंप्रेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। कंप्रेशन में ये होता है, ऐसे मटेरियल बल्ज आउट हो जाता है। ये इस तरह जो शेप बन गई है बल्ज आउट है। कंक्रीट मिक्सचर के लिए ये उसने शो किया है। जिनमें यील्डिंग नहीं आती वो ब्रिटल मटेरियल होते हैं। डिफरेंट मैथ एक्रिलिक प्लास्टिक के लिए शो किया गया है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे।
सर मेरा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, कभी 2G हो जाता सर, कभी 4G। हाँ आज थोड़ा सा इशू है, तो मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उसी वीडियो पे आप देख लीजिएगा, तो जब नेट आए तो आपको हेल्प रहेगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आप फ्रीली पूछें मुझसे, ये नया टॉपिक है, आपके जहन में क्वेश्चन होंगे तो लाजमी पूछें। एक एग्जांपल थोड़ी सी देख लें। अटेंशन टेस्ट फॉर अ स्टील alloy results in stress strain diagram shown in figure. Calculate the modulus of elasticity and yield stress based on 0.2% offset method. Identify on the graph the ultimate stress and the fracture stress. ये शो किया हुआ है इन्होंने इंच पर इंच और KSI में। इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप लेंगे। स्लोप में ये, अब आप देख रहे हैं स्लोप कहाँ तक, ये स्ट्रेट जा रहा है ये वाला पॉइंट ना, ये 50 और यहाँ तक ये 0.08 का 0.2% लिया जाए, ठीक है, वो आएगा 0.0016। तो 0.0016, तो सॉरी ये दो असल में ग्राफ हैं, ये वाला जो नीला वाला है इसके लिए ऊपर वाली लाइन शो कर रही है, और जो ग्रीन है उसके लिए ग्रीन वाला शो कर रहा है। तो ग्रीन वाले में 0.2% हम लेते हैं, तो वो ग्रीन के मुताबिक यहाँ लाई करता है। तो हम यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, वो जहाँ वो करेगी तो वो आपका यील्ड स्ट्रेस पॉइंट हो जाएगा। इसको बहरहाल इस डायग्राम में उसने मेजर किया। We must calculate slope of initial straight line portion of graph using magnified curve and scale shown in green. ये magnified था। This line extends from point O to A, which has coordinate ये तकरीबन approximately हैं, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आपके पास मॉडुलस इलास्टिसिटी आ गया। यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है 0.2%, जहाँ उसने इंटरसेक्ट किया वो 68 पे किया था उसने, यहाँ देखें यहाँ किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो ये 68 पे किया उसने, ये 68 आ जाएगा। पीक वैल्यू कितनी है यूटीएस वाला पॉइंट वो देख लेते हैं। यहाँ से देखें पीक पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है, ये कितना 108 बन रहा है, तो ये 108 आ जाएगी। ग्राफ यानी ग्राफ रीड किया सिंपल। व्हेन सिमिलर इज स्ट्रेन टू मैक्सिमम फ्रैक्चर पॉइंट सी, तो फ्रैक्चर पॉइंट कितना आएगा जब आप कर रहे हैं, तो फ्रैक्चर यहाँ तक आ रहा है और इस पे जो आपकी वो तकरीबन 90 के करीब है। हाँ जी 90 है। तो ये इसने पहली एग्जांपल हाँ की हुई है साहब, ये आपका देख लीजिएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं। क्यों मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं? इसलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं कि हर डिफरेंट ग्रेड के लिए स्टील के, यानी स्टील सिर्फ स्टील की बात नहीं, स्टील के भी डिफरेंट ग्रेड होते हैं। जैसे वो NSI के अंदर होते हैं, तो हर ग्रेड के लिए डिफरेंट ग्राफ आता है, वो बड़ा प्रिसाइजली बनाया जाता है। बाकी ये इसी तरह इसने इलास्टिक रिकवरी और परमानेंट सेट वाली जो मैंने बात बताई थी वो उसने शो की हुई है। तो ठीक है जी, फिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह वीडियो में शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो सर जी बच्चे, इस बुक का सोल्यूशन किस लिए चाहिए सर? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चे, उसके लिए आप अपना जहन लगाएं। ये तो आपके लिए, आपकी जहन की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जहर होगा अगर आप सोल्यूशन करते जाएंगे। आप अपना जहन सर लगाएं। थोड़ी सी हेल्प बंदा ले लेता है ना बच्चे वो हेल्प आप अपने फेलो से लें, ह्यूमन बीइंग से लें। अगर आपकी क्लास में किसी से नहीं होता मुझसे फिर पूछें, ठीक है ना। अगर ठीक है सोल्यूशन सर, देखेंगे थैंक्स। फिर आपके अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा नहीं होगी, वो फिर डेंजरस है। ठीक है सर, थैंक्स। ये थोड़ा आसान से मैरी कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जिक्र करेंगे फेस टू फेस जब होंगे कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें मसला आ रहा है। तो ठीक है क्लास, फिर थैंक यू वेरी मच।